नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। और अगर आप लोग सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण। इसे फॉलो करते रहिए आप लोग और अच्छे से पढ़ते रहिए। और मुझे लगता है कि जितना भी हम लोग एक घंटे में कवर करते हैं ना, तो इतना करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी है। इतना आप लोग याद रखिएगा। और दूसरी बात आप देखेंगे कि 7 दिन बाद हम लोग हर संडे को यानी कि रविवार को रात 9 बजे मिलते हैं और बातें करते हैं। तो आप लोग भी आकर वहाँ बताया करिएगा, अपने सवाल रखा करिएगा, अपने सुझाव दिया करिएगा। नीचे कमेंट में भी आप लोग अपने सुझाव दिया करिएगा। कहीं कोई कमी है, कुछ आप लोगों की तरफ से सलाह है मेरे लिए, तो वो किया करिएगा। वही मेरे लिए हिम्मत रहती है। और आप लोगों ने देखा होगा, कल बहुत कम ही लोग आए थे लाइव, तो मैंने बहुत जल्दी ख़त्म कर दी थी क्लास। मज़ा मुझे भी नहीं आ रहा था। मतलब आप सोचिए कि मतलब मेरा मूड ही खराब हो गया था। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप लोग नीचे अपनी राय जरूर दिया करिएगा। विकसित भारत की भव्य तस्वीर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ये मोदी साहब कह रहे हैं। और पीएम ने दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन किया है। और दुश्मन सड़कों का फायदा उठा लेगा, कांग्रेस ने इस डर से नहीं किया विकास। और एक तो आप लोग जानेंगे कि जब प्रधानमंत्री साहब बोल रहे हैं तो कांग्रेस को तो जरूर लेंगे वो अड़े हाथ। और इससे पहले मोदी ने 18,000 करोड़ रुपए से अधिक का 4 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। और जयपुर से दिल्ली 5 के बजाय पहुंचे 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और ये आपने देखा होगा कि 2014 के बाद सड़क, ये आप देखिए तो सुधरी है। और इसका श्रेय नितिन गडकरी साहब को जाता है, आप सभी जानते हैं। और सब पार्टियों के द्वारा उनकी तारीफ भी की जाती है, उन्हें आप लोग सुना करिएगा। मोदी ने कहा है कि 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लाल सॉट खंड जयपुर और दिल्ली के बीच यात्रा के समय को आधा कर देगा, कम कर देगा एक तरह से। अल्लाह और ओम को एक बताने पर बवाल हुआ है, ये अरशद मदनी है। और आप देखते हैं इनके द्वारा इस तरह के बयान दिए जाते हैं, और उसके बाद आप देखें वो काफ़ी चर्चा में भी आ जाते हैं। जमीयत उलेमा ये हिंद के एक तरह से 3 दिन का अधिवेशन हुआ है, उसी में इन्होंने ये कहा है। और मुस्लिम धर्मगुरु कह लीजिए आप लोग इन्हें। और आप देखें मंच से उतरते जैन मुनि पर हमले की कोशिश, मदनी का विरोध करने पर लगे नारे। लोकेश मुनि ने मदनी को दी शास्त्रार्थ की चुनौती, नफरत से किसी का भला नहीं हुआ है, चिदानंद सरस्वती कह रहे हैं। संघ प्रमुख पर मदनी ने की आपत्तिजनक टिप्पणी। और ये हमारे यहाँ धर्म गुरुओं का हाल आप लोग समझ रहे हैं कि उनके द्वारा इस तरह की बयान भी बाजी भी की जाती है। अगर हम लोग आरएसएस की बात करें ना, तो आप देखते हैं कि बीजेपी का पित्त संगठन कहा जाता है इसे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करता है, केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। इस संगठन से भी कई बार क्वेश्चंस आपके पूछ लेता है। विशेषाधिकार समिति ने राहुल के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। ये सरकार पर उद्योगपति गौतम अडानी को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। और निशिकांत दुबे के नोटिस पर 15 फरवरी तक मांगा जाएगा जवाब। अभी राहुल गांधी आप देखते हैं कि बीजेपी पर काफी हमलावर हुए थे उसी में। अयोध्या तत्काल तलाक पर फैसला सुनाने वाले जस्टिस नजीर बने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। और 6 राज्यपालों की नियुक्ति और 7 का तबादला। और 13 राज्यों में होंगे नए राज्यपाल। एक बात और आप लोगों को बता दूं, अगर हम लोग राज्यपाल पद की बात करते हैं ना, तो हर राज्य में आप देखते हैं कि क्या होता है, राज्यपाल होता है। जिस तरह से आप लोग देखते हैं कि केंद्र में आपका राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से एक तरह से आपका ये राज्यपाल आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? राज्यपाल देखने को मिलता है। अगर अनुच्छेद 153 पढ़े ना आप लोग, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति अपने मन से किसी को भी राज्यपाल नहीं बना देगा। आप देखिए कि राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, अधिकतर शक्तियां आप लोग कहिए कि प्रधानमंत्री के पास रहते हैं। और हमारे देश के राष्ट्रपति के बारे में एक अच्छी बात कही जाती है
कि हमारा देश का राष्ट्रपति खाना भी अपनी मर्जी के नहीं खा सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? इतनी शक्ति आप देखते हैं कि हर कोई भी नियुक्ति होती है तो उसमें आप देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार का ही हाथ रहता है, और रहेगा भी। क्यों रहेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब जिस पार्टी का राष्ट्रपति बनेगा उसकी बात माननी पड़ेगी राष्ट्रपति को, ये स्वाभाविक सी बात है। ठीक है। और संविधान के मुताबिक राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है। वह राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी काम करता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। राज्य के मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेश भी ला सकता है। जिस तरह से आप देखते हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश लाते हैं ना, और अध्यादेश का मतलब होता है कि उतना ही कानून, शक्तिशाली कानून रहेगा जितना संसद के प्रोसेस से आप देखते हैं कानून बनता है, लेकिन आगे चलकर उसे दोनों सदनों में पास करवाना होता है। तो राज्यपाल को भी शक्ति है अनुच्छेद 213 के तहत कि वो भी अध्यादेश ला सकता है। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है। और देखिए किस राज्य के कौन बने। महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी को का त्यागपत्र मंजूर हुआ है, किया गया मुक्त। इनका काफी मांग भी उठ रही थी, आपने देखा होगा। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और गुलात चंद कटारिया की नियुक्ति के साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय से हुए 4 राज्यपाल। और किस राज्य में कौन राज्यपाल अब देखेंगे आप लोग, तो आप देखेंगे कि जस्टिस एस अब्दुल नजीर ये आंध्र प्रदेश के बने हैं, और आप देखेंगे कि विश्वभूषण हरिचंदन ये छत्तीसगढ़ के बने हैं। अनुसुईया उइके ये आप देखते हैं छत्तीसगढ़ की थी, ये मणिपुर की बन गई हैं। रमेश बैस महाराष्ट्र के बन गए हैं। सीपी राधाकृष्णन ये झारखंड के बन गए हैं। गुलाब चंद कटारिया असम के बन गए। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के बन गए। शिव प्रताप शुक्ल ये हिमाचल प्रदेश के बन गए। और आप लोगों को मालूम होगा कि शिव प्रताप शुक्ल बीजेपी के नेता, आप जान रहे हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि राज्यों के बीच अगर राज्य में किसी और की सरकार है, केंद्र में किसी और की सरकार है, तो टकराहट देखने को मिलती है। अब आप देखिए गुलाम चंद कटारिया कहाँ के बने हैं? असम के बन गए, लेकिन ये ठीक है। लेकिन शिव प्रताप शुक्ल कहाँ के बन चुके? हिमाचल प्रदेश के। और हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। अब आप देखेंगे कि यहाँ कांग्रेस और राज्यपाल यानी कि सरकार के बीच तनातनी चलती रहेगी। और शिमला इसकी राजधानी है। दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेगी। फागू चौहान मेघालय के बने हैं, और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये बिहार के बन गए हैं। एल गणेशन नागालैंड के बन गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल केवल तिक्किम पारनाइक ये अरुणाचल प्रदेश के बने हैं। ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बी डी मिश्रा ये लद्दाख के उपराज्यपाल बने हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अब कनाडा के आकाश से मार गिराई गई अज्ञात वस्तु। अभी आपने देखा होगा अमेरिका में एक बार और चाइना का एक गुब्बारा गिराया गया था। ठीक है। बंगाल में मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाने वाले बिल पर राज्यपाल की ना, और बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने से भेंट के बाद ममता सरकार के प्रति सख्त हुए हैं। एक बात और आपको मालूम होगा कि देखिए पश्चिम बंगाल में भी किसकी सरकार है? तृणमूल की, ममता बनर्जी की। केंद्र में किसकी है? बीजेपी की। और इसीलिए आप देखते हैं कि राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच काफी तनातनी चलती रहती है। और ये आज की नहीं है कि बीजेपी के समय हो रहा है, कांग्रेस के समय भी हुआ है, और आने वाले समय में जो भी सरकार रहेंगी उनके बीच भी होता रहेगा। ठीक है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, इसकी सीमा उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। कूड़ा से ऊर्जा योजना शुरू, घटेगा कचरा, बढ़ेगी बिजली। इंदौर मॉडल पर शहरी क्षेत्रों को कूड़ा मुक्त बनाने में मिलेगी मदद। और 75 शहरी क्षेत्रों में 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का प्रस्ताव है। ये आप देखिए कि लखनऊ, कानपुर, बरेली समेत 59 बड़े शहरों में बनेंगे कचरे से बिजली। और इंदौर में पहले भी बनना शुरू हो गया है, अच्छी बात है। आप देखिए हरित विकास को विशेष महत्व। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में प्रावधान में अमृत काल के दौरान जिन 7 प्राथमिकताओं यानी कि सप्तऋषि का जिक्र किया है, उसमें ग्रीन ग्रोथ, हरित विकास को विशेष महत्व दिया गया है।
देश के 75 प्रमुख शहरों क्षेत्रों में 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना की प्रस्ताव की बात की गई है, और जिस पर कुल 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की बात हो रही है। और देखिए, बजट शब्द की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि संविधान में तो है नहीं है कहीं उल्लेख इसका, लेकिन आप देखते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है अनुच्छेद 112 में। और 1 फरवरी को आप देखते हैं बजट आ जाता है आपका, और बजट अगले साल के लिए रहता है, यानी कि आप देखिए 1 फरवरी को आया हुआ है तो ये 2023-24 के लिए रहेगा। और जो आर्थिक सर्वेक्षण रहता है, इकोनॉमिक सर्वे, ये पिछले साल का रहता है जो गुजर रहा होता है। तो आपने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे के आगे लिखा रहता है 2022-23 और बजट के आगे 23-24, तो ये फर्क भी आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। और दिल्ली की जब बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और बी के सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और आपको मालूम होगा कि यहाँ भी राज्यपाल और उपराज्यपाल और सरकार के बीच काफ़ी तनातनी चलती रहती है। एलजी ने 78 अवैध धर्मस्थलों की फाइलें सरकार से मंगवाई, और राजनिवास ने आप सरकार पर लगाए फाइलों को बेवजह रोकने का आरोप। और मंदिरों पर बुलडोजर चलाने को इतने उत्साहित क्यों हैं एलजी, सिसोदिया कह रहे हैं। ये मामला, इनका मामला आप देखिए कि कोर्ट में भी लंबित है, ठीक है, इनकी शक्तियों को लेकर। आईटी कानून लागू करने के संबंध में पुलिस से जवाब तलब किया गया है। साइबर अपराध से जुड़े मामले दर्ज करते समय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है ना, उसी की। इग्नू में दाखिले को 20 फरवरी तक कराए जा सकते हैं पंजीकरण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में। और महापौर चुनाव के लिए 16 को होगी चौथी कोशिश। ये आप देखिए, दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए थे ना, तो अभी महापौर नहीं चुना गया है, मेयर नहीं चुना गया है। आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है, लेकिन जो आपका दल बदल कानून है ना, ये लागू नहीं होता है यहाँ इस पर, तो उसे आम आदमी पार्टी को भी डर रहता है कि कहीं किसी दूसरे को वोट, बीजेपी को वोट ना दें। आप लोग दल बदल कानून के बारे में कब आया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, ये आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। 2.22 करोड़ गायब करने वाला कस्टोडियम गिरफ्तार हुआ है। लोगों का आक्रोश, निर्माण के वक्त कहाँ थे डीडीए। ये तीसरे दिन झुग्गियों के साथ बिल्डर की निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत को तोड़ा गया है। ये आप देखिए अवैध निर्माण पर जो कार्रवाई हो रही है। पल्लवी से जागरण और पाठकों के रिश्तों को कैनवस पर किया पुष्पित। इंडिया आर्ट फेयर में लगी पेंटिंग, बोली पाठकों के जीवन का अहम हिस्सा जागरण है। केंद्र के अस्पतालों में विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए जल्द बनेगी समिति। CESL ने 3,980 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए आवंटित किया टेंडर, और ऐसे आएंगी लो फ्लोर AC बसें। 1500 लो फ्लोर AC इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर वर्ष 2022 में आवंटित, इस साल सभी बसें आ जाएंगी। 3,980 लो फ्लोर AC इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर जनवरी 2023 में आवंटित, 2 साल में आएंगी बसें। और 2400 लो फ्लोर AC इलेक्ट्रिक बसों टेंडर 5 जनवरी 2023 को जारी किया गया है। और 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे हैं 56 डिपो, जहां चार्ज होंगी ये बसें। और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है, ये पर्यावरण के अनुकूल भी माने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के ज़्यादातर हिस्सों में बड़ा भूजल स्तर, अच्छी भूमि का स्तर, और 1400 फ्रेम में एक साथ डाक टिकटों का संग्रह। डाक विभाग की प्रदर्शनी अमृत पैक्स में पहुंच रहे हैं डाक टिकट संग्रह करने की शौकीन। दूसरे दिन नारी शक्ति और ब्राइडल कस्ट्यूम पर आधारित डाक टिकट जारी हुए हैं। अच्छी बात है, नारी शक्ति तो आजकल हर जगह है। और आज के समय में भी अगर आप देखिए कि कोई महिलाओं की कमजोरी की बात करता है, लड़कियों के कमज़ोर होने की बात करता है कि ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकती हैं, तो आप लोग इतना समझ जाया करिएगा, सबसे बड़ा बेवकूफ़ व्यक्ति है ये। घरेलू रक्षा उद्योग को विश्व स्तरीय बनाना हमारा लक्ष्य है, ये राजनाथ सिंह कह रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं। बेंगलोर में 5 दिवसीय एरो इंडिया की शुरुआत से पहले बोले रक्षा मंत्री, अब तक का सबसे बड़ा एरो शो प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे उद्घाटन। और एरो इंडिया 2023 की खास बातें देखें तो आप देखेंगे कि स्वदेशी उपकरणों में प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन और विदेशी कंपनियों के साथ भागीदारी पर फोकस। 5 लाख विजिटर्स आने की संभावना। भारत और पेविलियन में 115 कंपनियों प्रदर्शित करेंगी 227 उत्पाद। स्वदेशी LCA तेजस, HTT 40, डोर्नियर, LUH, LCH, ALH के निर्यात को बढ़ावा देने भी उद्देश्य है। निर्यात मतलब हम लोग कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं। 32 देशों के मंत्री, 29 देशों की वायुसेना प्रमुख और वैश्विक भारतीय कंपनियों के 73 CEO ले सकते हैं इसमें हिस्सा। कंपनियों में 75,000 करोड़ के निवेश वाले 250 समझौते होने की संभावना है। ये कंपनियां कौन सी लेंगी? एयरबस हो, बोइंग इसमें भाग लेंगी। दासो एविएशन
लॉकहीड मार्टिन, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, ब्रह्मोस एरोस्पेस, आर्मी एविएशन, HC रोबोटिक्स, साब साप का साफरान, रॉल्स रॉय, लार्सन एंड ट्रूवो, भारत फोर्ज लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BEML लिमिटेड, ये सभी भाग इसमें लेंगी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और कहाँ हो रहा है? बेंगलोर यानी कि कर्नाटक। चलिए आप लोग एक बार देखिए, कर्नाटक यानी कि बेंगलोर किसकी राजधानी? कर्नाटक की। और इसरो का है मुख्यालय भी है। इसरो की स्थापना कब हुई थी ये भी आप लोग बताइएगा। और इसकी सीमा आप देखें गोवा से लगती है। और इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र से लगती है, तेलंगाना से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है, तमिलनाडु से लगती है, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। अगली पीढ़ी के सुपरसोनिक ट्रेनर का स्केल्प मॉडल प्रदर्शित करेगा HAL। और हिमालय से निकलने वाली 16 और 26 मैदानी नदियों को जोड़ा जाएगा। पटेल कह रहे हैं, केंद्रीय शक्ति मंत्री है। और जोड़ने का मतलब होता है कि एक में आप देखिए पानी कम है तो दूसरे को जोड़ देना। ठीक है, आगरा, बनारस, रांची समेत 22 महानगरें बनेंगी स्मार्ट सिटी। 22 शहरों को अगले महीने से मिलेगा स्मार्ट सिटी का दर्जा। चलिए, और विरासत के साथ देश विकास की राय पर है। दयानंद सरस्वती जयंती पर PM मोदी ने 2 वर्ष तक चलने वाले समारोह का किया है उद्घाटन। और कहा है कि महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात में, सौभाग्य से मेरा भी जन्म गुजरात में हुआ। 3 IPS अफसर DGP पद पर पदोन्नत हुए भारतीय पुलिस सेवा में, महाराष्ट्र कैडर के हैं। ये आप लोग भी जब हो जाएंगे तो आप भी देखते रहेंगे। देश में 1.80 लाख से अधिक गांव ODF प्लस घोषित हुए। शौचालय सुविधाओं से आप देखते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है, जो खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखते हुए है। चलिए, सर्विकल कैंसर के खिलाफ 6 राज्यों में टीका जून से होगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ 2 न्यायाधीशों को आज दिलाएंगे शपथ। और 4 हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात हो रही है। ये आजकल आप देख रहे हैं कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होता है, जिसमें आप देखते हैं कॉलेजियम में जो सदस्य रहते हैं वो विचार करते हैं, वो सरकार के पास भेजते हैं, सरकार उनकी नियुक्ति करती है। लेकिन आप अगर से आपसे कभी परीक्षा में पूछे तो आप लोग राष्ट्रपति लगाइएगा, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है कहने के लिए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, आप सभी जानते हैं। अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। इनमें जो न्यायाधीश हैं उनके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। पाकिस्तान ने जताई गुलाम कश्मीर से जम्मू में घुसपैठ की आशंका। ये आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है कि जो हिस्सा अभी पाकिस्तान के कब्जे में है ये हमारा है और हम लोग लेकर रहेंगे, आज नहीं तो कल। तो उसी को लेकर भड़बड़ाता रहता है। जम्मू कश्मीर से 370-35 से हट चुकी है तो और परेशान हुआ। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश है आप देखें। और पाकिस्तान से आप देखेंगे सीमा लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। कॉलेजियम विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज 2 याचिकाओं पर सुनवाई होगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालयों में कॉलेजियम के नामों की सिफारिश पर। चलिए, तो इसमें केंद्र कह रही कि हमें भी शामिल करिए, तो उसी को लेकर विवाद चल रहा है। चलने दीजिए, हम लोग देखेंगे और आगे एक पूरी क्लास ही मैं सोच रहा हूँ कि इस पर रख दूँ और आपके जो डाउट हों बहुत सारे उन्हें भी हम लोग कवर कर लें। चलिए, टाइम मिलने दीजिए। नागालैंड में चुनाव में धनी प्रत्याशियों में शामिल हैं CM नेफ्यू रियो, तो देख लीजिए आप लोग। और वैसे भी आप देखते हैं कि हमारे देश में तो चुनाव लड़ने का सौभाग्य उन्हीं को मिलता है, वही जीतते हैं जिनके पास पैसा होता है, बाहुबल होता है। ये परंपरा हमारे यहाँ बन चुकी है। इन्होंने शपथ में आप देखेंगे 46.95 करोड़ की संपत्ति घोषित की है, आप समझ रहे हैं। और नागालैंड अगर हम लोग बात करें तो ये नागालैंड है, कोहिमा इसकी राजधानी है। इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। 1 दिसंबर 1963 में इसे राज्य का दर्जा मिला था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 16,579 वर्ग किलोमीटर में आपका नागालैंड फैला हुआ है। ये चुनाव है ना यहाँ विधानसभा के, और आप देखते हैं कि सब ठीक चला तो 5 साल में चुनाव होते हैं विधानसभा के, लोकसभा के भी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप देखते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन इसके पहले
मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये भी आप लोग बताइएगा। सर्दियों में भी लद्दाख सीमा पर पुल बनाता रहा चीन। करीब 8 मीटर चौड़ा पुल बनाया जा रहा है चीनी सेना के ठिकाने के दक्षिण हिस्से में हो रहा है निर्माण। LAC देखते हैं आप लोग, यहाँ आप देखते हैं लद्दाख वाले इस हिस्से पर चाइना कब्जा भी किए हुए है और कुछ समय पहले हमारी झड़प भी हुई थी, हमारे सैनिक को शहीद भी हुए थे। साहे देंगे हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। होम मिनिस्टर साहब की बात हो रही है और हरियाणा की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ इसकी राजधानी है हरियाणा की। और देखिए हरियाणा की भी चंडीगढ़ है और आप देखेंगे किसकी, एक आपकी पंजाब की भी चंडीगढ़ ही राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर आप देखते हैं यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, क्या है मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। और इसका क्षेत्रफल आप देखें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। ये हम अपनी असहमति पर सहमत, इस पर भी सहमत हैं कि इन मुद्दों पर सहमति नहीं है, फिर विवाद क्यों। ये आप लोगों को एक और बात मालूम होनी चाहिए, इस तरह के कार्टून भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, इन पर सोचा करिए, लिखा करिएगा। भाजपा की डबल इंजन सरकार त्रिसंकट से करेगी रक्षा। त्रिपुरा में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री साहब हमारे कह रहे हैं। और आप देखते हैं कि हर साल हमारे देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आप देखेंगे दुनिया भर के दुरुपयोग होते हैं, सब कुछ होता है, काम नहीं हो पाता है, तो हर 5 साल में एक बार होना चाहिए चुनाव, ये मांग उठ रही है ना। और त्रिपुरा देखना हो तो आप देख लीजिए, अगरतला इसकी राजधानी, इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है और राज्यों में आप देखें असम मिजोरम से लगती है, यहाँ भी चुनाव है आपके। घोटालों की जन्नी है बंगाल सरकार, नड्डा साहब कह रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। PM व CM से प्रशंसा पाने वाली लहरीबाई ने ली भाजपा की सदस्यता। ये विलुप्त हो रही मोटे अनाज की 25 से अधिक प्रजातियों को बचाकर बीज बैंक बनाने के लिए प्रसिद्ध, ये आप देखें पाने वाली मध्य प्रदेश की डिंडोरी जिले की बेगाचक गांव की आप देखेंगे महिला है लहरीबाई ने। और मध्य प्रदेश में भी तो चुनाव है आपके, भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। और ये यहाँ क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, क्या है मुख्यमंत्री कह लीजिए। जम्मू कश्मीर को रोजगार और प्यार चाहिए, मिला बुलडोजर। राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए प्रदेश कांग्रेस तैयार, पर कौन जाएगा पता नहीं है। पन्ना प्रमुख के बलबूते सत्ता में लौटेगी भाजपा। ये आप देखेंगे कि आप लोगों को एक और मालूम होगा कि 2024 में भी आपके लोकसभा चुनाव है। पद की चिंता होती तो मुख्यमंत्री से कर लेता समझौता, चिराग पासवान करें, ये रामविलास पासवान के बेटे हैं। लेकिन आप देखते हैं कि अब आगे आने वाला सुना बताएगा, लेकिन इन्हें इनके सहयोगियों ने ही बहुत बुरी तरह से डुबा दिया। कर्नाटक में आरक्षण हो सकता है चुनावी मुद्दा, और ये तो पहले से ही आप देखते हैं हमारे देश में 2-4 मुद्दे तो हैं ही चुनाव के, एक आरक्षण हो गया, दूसरा आप देखते हैं जाति समुदाय हो गया, समझ रहे हैं आप। राजनीतिक दलों की सभाओं में जाने से परहेज करें महिलाएं, तृणमूल विधायक कह रहे हैं। अब देख लीजिए, अप्रैल में विधान परिषद की 5 सीटों पर आमने सामने होंगे भाजपा महागठबंधन। ये बिहार में शिवसेना मराठियों और उत्तर भारतीयों में अंतर नहीं करती है, उद्धव ठाकरे ने किया ये। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, राजनीति की बातें हो रही हैं। एक कांग्रेस ने जस्टिस नजीर की नियुक्ति को अदालत पर खतरा बताया। पहले भी आप देखते हैं एक न्यायाधीश को राज्यसभा सदस्य बनाया गया था, और पहले भी इस तरह के कई मामले होते रहे, ठीक है। और जयराम ने जेटली का वीडियो साझा कर साधा निशाना, और राजनेताओं सेनाओं से जुड़े अफसरों की हुई नियुक्ति। चलिए, तो ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और 25 वर्ष में बिहार का कोई भी राज्यपाल नहीं पूरा कर पाया 5 साल का कार्यकाल। देखिए 25 साल में, समझ रहे। तो आप देखिए, सरकार बदलती है, बदल जाती है, या सरकार के हिसाब से आप नहीं चलेंगे तो आपको राज्यपाल पद से हटा दिया जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा जब लोकसभा चुनाव होते हो, नई सरकार बनती है, तो आपने देखा होगा पुनः राज्यपालों के पत्ते कटना शुरू हो जाते हैं। नर्मदापुरम जिले में चर्च में तोड़फोड़ कर लगाई आग। ये मानस पर टिप्पणी को लेकर स्वामी प्रसाद के खिलाफ सपा में बगावत आप लोग देख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, और समाजवादी पार्टी के नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश की बात होती तो लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड में प्रश्न पत्र को लेकर भ्रामक सूचनाएं फैलाने पर मुकदमा। ये आप देखिए हर राज्य में यही हो रहा है, जैसे तैसे पेपर होता है, मालूम चलता है पेपर आउट है।
मूल निवास को लेकर मुश्किलों में फंसा नीट, 99.3% टाइल पाने वाले छात्र। अभी आपने देखा होगा कि किसका, नीट का पेपर की बात हो रही है, उसी की, जो आप देखते हैं कि मेडिकल के लिए होता है ना। रुड़की आईआईटी की छात्र की गंगा में डूबने से मौत। एयर इंडिया के विभाग का टायर फटा, परिचालन रोका गया। हेमपात बना बाधा तो व्हाट्सएप पर निर्देश लेकर कराया गया पेश। ये आप सभी जानते हैं कि उत्तरी कश्मीर में अभी आप देखते हैं कि हिमपात हो रहा है ना। चमोली में ग्लेशियर से हिमस्खलन, कंपनी के कर्मचारियों में दहशत। ये बद्रीनाथ हाईवे की बात हो रही है, उत्तराखंड की। और बहुत सारी आप देख रहे हैं कि आपदाएं यहाँ देखने को मिल रही हैं। देश में समृद्धि की सड़क पर चलेगी सियासी लाभ की भी तेज रफ्तार। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के को ये आप लोग देख लीजिए। इसे 98,233 करोड़ कुल लागत है इसकी, और 1380 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी। ठीक है, एक क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से पॉइंट फैक्ट में से पूछ ले। 12 घंटे से हो जाएगा, 12 घंटे से हो जाएगा यात्रा का समय 24 घंटे से। और आप देखें 27% की कमी आएगी इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली में वाहनों के प्रदूषण में। 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड को 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। और इसकी प्रमुख विशेषता यही कि 75 सड़क किनारे सुविधाओं का निर्माण। और आप देखें 120 किलोमीटर प्रति घंटे होगी गति सीमा। सौर ऊर्जा से विकास की व्यवस्था, वर्षा जल संचयन की व्यवस्था भी होगी। और इन राज्यों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे। हरियाणा, दिल्ली, देखिए गुरुग्राम, सोहाना, दौसा, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत और मुंबई। इस तरह से 160 किलोमीटर की दूरी तय करेगी हरियाणा में, और 11 गांव शामिल होंगे गुरुग्राम जिले के, 7 गांव पलवल के और 47 गांव नूह जिले के होंगे। और 10,400 करोड़ रुपए की लागत। फिर आप देखेंगे कि राजस्थान में पहुंची 374 किलोमीटर राजस्थान से होकर गुजरेगा। अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा जिलों से होकर जाएगा। 16,600 करोड़ रुपए से अधिक की कुल पूंजीगत लाभ होगी। ये पूंजीगत लागत यानी कि पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय भी आप लोग चर्चा में सुनते होंगे। तो जैसे सड़क बना रहे हैं ना, ये पूंजीगत है, पूंजीगत लाभ है। अगर आप देखते हैं कि किसी को आप लोग कोई मजदूरी दे रहे हैं, या आप देखते हैं कि किसी को आप लोग वेतन दे रहे हैं, या आप देखते हैं कि सब्सिडी दे रहे हैं, तो वो राजस्व व्यय में शामिल रहता है, यानी कि डायरेक्ट उससे आपको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे 250 किलोमीटर से के लगभग मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा ये। 102 किलोमीटर 102.4 किलोमीटर क्षेत्र कवर करेगा मंदसौर में, 90.1 रतलाम में, और 52 किलोमीटर झाबुआ में, और 8,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है। महाराष्ट्र में आप देखें तो 60 प्रमुख पुल, 17 इंटरचेंज, 17 फ्लाई ओवर और 8 रोड ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे एक्सप्रेसवे परियोजना के एक हिस्से के रूप में। कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, भदौरा और सूरत जैसे प्रमुख शहर में कनेक्टिविटी होगी बहुत बेहतर। चलिए, अच्छी बात है। डबल इंजन की सरकार होती तो राजस्थान का विकास होता, मोदी साहब करें, क्योंकि आप देखिए राजस्थान में भी चुनाव है 2023 में। नक्सलियों के निशाने पर भाजपा नेता, छत्तीसगढ़ के बक्सर में 6 दिन में 3 भाजपा नेताओं की हत्या हुई है। ये नक्सली आप देखते हैं कि हमारे देश के लोग हैं। AQIS से जुड़े मामले में 2 आतंकी गिरफ्तार हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने। ये आप देखिए आतंकी संगठन अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े मामले में। ये NIA की बात करते हैं तो आप सभी को मालूम है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक बात आप लोग याद रखिए, अगर आप लोग डेली क्लास से जुड़े हुए हैं, इन क्लासों को देख रहे हैं, तो आप लोग बहुत सारे संगठन आपको याद हो जाएंगे और उनसे क्वेश्चंस आते भी हैं। खांसी के इलाज के लिए बच्ची को लोहे की गर्म छड़ से दागा, देखिए हकीम ने। और इस तरह के अंधविश्वास पर मत भरोसा किया करिएगा, लेकिन हमारे यहाँ कम ही शिक्षा है, तो आप देख रहे हैं कि हो रहा है। मदनी जो विवाद चल रहा है, उसी को लेकर विवाद चल रहा है सब। चलिए, और विवाद के बीच अमृत सेन को मिली Z+ की सुरक्षा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारतीय विश्वविद्यालय के साथ जो उनका जमीन विवाद चल रहा है, नोबेल पुरस्कार विजेता है ना अमृत सेन, और इकोनॉमी में मिला था, आपने देखा होगा उन्हें। और अगर हम लोग नोबेल पुरस्कार की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है एक तरह से। 1901 से शुरू हुए थे, और आपने देखा होगा कि जो भौतिकी का है, माफ करिए, जो आपका इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का है, अर्थशास्त्र का है, उसे 1968 में 67 में शुरू किया गया था, 67 में। और ये आप देखते हैं कि कब 1969 में पहली बार मिला था। ठीक है,
कम्युनिटी रेडियो क्रांति से आदिवासियों को मिली आवाज़, मध्य प्रदेश में आवासी बने आरजे, और स्थानीय बोली में देश दुनिया के साथ सरकारी योजनाओं की भी मिलती है जानकारी। अच्छी बात है, आप देखिए, और इस तरह की पहल होती है तो मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय काम है। ये आप देख रहे हैं कि अदानी का जो प्रकरण चल रहा है, इस पर आप देखेंगे कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई हुई है, उसके बाद भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है किसे, अडानी को। और 0.88% है अडानी समूह को दिया कर्ज एसबीआई के कुल कर्ज की तुलना में। कर्ज की राशि आप देखें 27,000 करोड़ रुपए है। 0.88% भली है, लेकिन आप सोचिए 27,000 करोड़ रुपए। 0.60% है बैंक ऑफ बड़ौदा का एक्सपोजर अडानी समूह की कंपनियों में। कर्ज इसकी आप देखें 5,400 करोड़ रुपए है। 0.94% है एक्सिस बैंक के कुल लोन में अदानी समूह के कर्ज का, ये 7,200 करोड़ रुपए है। और 7,000 करोड़ का लोन पीएनबी ने दिया हुआ है अदानी समूह को। चलिए आप लोग देखिए, पढ़ते रहिए, आप देखेंगे, रिपोर्ट हो आने दीजिए। और ऐसे बड़ा कंपनी का नाम हिंडनबर्ग, एक जर्मन एयरशिप का नाम था हिंडनबर्ग। 1947 में इस एयरबस में हादसे के कारण कई लोगों की जान गई थी। इस एयरशिप में हाइड्रोजन के 16 गुब्बारे थे। इससे जबरन 100 लोगों को सवार किया गया था। हाइड्रोजन के गुब्बारे के कारण पहले भी हादसे हुए थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि पिछले अनुभवों से सबक लिया जाता तो इस बड़े हादसे को बचा जा सकता था। नाथन एंडरसन ने इसी से प्रेरणा लेते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट फार्म हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना कहती है। और कंपनी कहती है कि जैसे हिंडनबर्ग एयरशिप में मामले में अनदेखी से बड़ा नुकसान हुआ, वह शेयर बाजार में लोगों को ऐसे नुकसान से बचाना चाहती है। और हिंडनबर्ग खुद को एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर भी कहती है। ज़्यादातर बड़ी कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट लाकर उसके शॉर्ट सेलिंग से करोड़ों की कमाई भी होती है। चलिए, तो आप देखें कि हमारे देश में भी तो बहुत सारी एजेंसियां हैं। उसका एक तरह से आप देखेंगे कि होना चाहिए, जांच होना चाहिए, जो भी है सबके सामने आ जाना चाहिए। शोर नहीं, संकेतों पर ध्यान देना होगा, तथ्यों पर ठहर कर विचार करने की जरूरत है। चलिए आप लोग देखिए क्या सोचते हैं, आप लोग जरूर बताइए। पहले भी अडानी पर इस तरह के आरोप लगे हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन जांच होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। मुरैना रेल में रेलवे ने हनुमान जी को जारी किया नोटिस, मानी गलती। सवलपुर के 11 मुखी हनुमान मंदिर पर चस्पा दिया नोटिस। मध्य प्रदेश में हनुमान जी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। छोटा शकील के जिस शूटर को पुलिस 20 साल से ढूंढ रही थी, वो मिला जेल में। और बच्चे को जन्म देने वाले ट्रांसजेंडर की मांग, सर्टिफिकेट में मुझे बनाए पिता। ये आपने देखा होगा केरल में भी ऐसा हुआ है। ये आपका संपादकीय पाठ है, इसे भी देख लिया करिएगा। प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह आप लोगों को मदद करते हैं। अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ से मिलता है। और जो भी महत्वपूर्ण एडिटोरियल अन्य न्यूज़पेपरों के रहते हैं, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लिया करिएगा। अंश को पूर्ण समझने की भूल। आप देखते हैं कि तुलसीदास ने रामकथा पर आधारित रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में लिखी थी। और इसको लेकर आप देखेंगे पहले भी विवाद उठता रहा है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यह उत्कृष्ट काव्य है, करोड़ों हिंदू इसे धर्म ग्रंथ जैसा सम्मान देते हैं। एक समय सूरीनाम, मॉरिशस, कंबोडिया और थाईलैंड आदि देशों में भारत से जाकर बसने वाले लोग रामचरितमानस की प्रतियां भी साथ ले जाते थे। वहीं भारत में कुछ राजनेता मानस की कथित नारी अपमान या शुद्ध संबंधी चौपारियों को लेकर आक्रामक हैं। वे इसे जलाने या प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं। शुद्ध शब्द भी इस विवाद का हिस्सा है और उनके वक्तव्य से सामाजिक विभाजन का खतरा है। वे अगड़े पिछड़े के विभाजन में राजनीतिक अवसर तलाश रहे हैं। इस प्रसंग में डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक हु वर शूद्राज, यानी शुद्ध कौन है, के उदाहरण प्रासंगिक हैं। इस पाठनीय पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने सृष्टि और शूद्रों के उद्भव के संबंध में भारतीय ग्रंथों और पश्चात विद्वानों के विचार निरस्त किए हैं। उन्होंने आर्यों को नक्सलवादी और आक्रांता मानने और दास और दस्यु को आर्यों से भिन्न मानने से इनकार किया है। और आर्यों की श्वेत और नस्ल और दास एवं दस्यु की को अश्वेत नस्ल नहीं माना है। आर्यों की दासों और दस्युओं पर विजय के बाद दास बनने और उन्हें सूद बनाने की बात भी गलत बताई गई है। आर्यों में आप देखें रंगभेद की भावना और आर्यों द्वारा चतुर्वर्ण का निर्माण भी नहीं माना है। रंगभेद का खंडन करते हुए उन्होंने ऋग्वेद से उद्धरण दिए और आर्यों में रंगभेद नहीं था। कुछ गोरे थे, कुछ काले थे। श्री राम और श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे। ऋग्वेद के ऋषि दीर्घ तमस और कर्ण श्याम वर्ण के थे। अंबेडकर के अनुसार शुद्ध शब्द पहले किसी वर्ग या वर्ग का सूचक नहीं था, बल्कि एक गढ़ या समूह का नाम था। और भारत पर सिकंदर के आक्रमण पर इतिहासकारों ने लिखा है कि यहाँ के स्वाधीन गणराज्यों में सौदरी नाम का गढ़ था। सौदरी गढ़ सिकंदर से लड़ा था। और डॉक्टर अंबेडकर ने महाभारत पुराणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि इसमें शूद्रों के गढ़ संघ का उल्लेख है।
छांदोग्य उपनिषद में राजा जनौषधि सूद थे। उन्होंने रैक्स ऋषि से वेद विद्या प्राप्त की थी और ऋग्वेद के एक ऋषि कवस कवस एलूस सूद थे। उन्होंने पूर्व मीमांसा के दार्शनिक जैमिनी, महाभारत स्रोत और सूत कात्यायन स्रोत सूत आदि ग्रंथों का हवाला देते हुए लिखा है कि शूद्रगढ़ को सभी धार्मिक कर्मकांड करने का अधिकार थे। शूद्र आर्य थे और शूद्र क्षत्रिय थे। आर्य समुदाय के अनेक प्रसिद्ध राजा शूद्र थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाति उत्पत्ति पर शोध में लिखा है कि जाति धर्म का नियम मनु द्वारा प्रदत्त नहीं, ना ही वह ऐसा कर सकता था। ब्राह्मण कई गलतियां करने के दोषी रहे हों, मैं कह सकता हूं कि वे ऐसे थे, किंतु जाति व्यवस्था को गैर ब्राह्मणों पर लादने की उनकी क्षमता नहीं थी। सभी प्राचीन ग्रंथ देश काल और परिस्थितियों के आधार पर लिखे गए हैं। सैकड़ों वर्ष बाद उनके कुछ अंशों की संगति आधुनिक मूल्यों से भिन्न हो सकती है, मगर इसी आधार पर उन्हें खारिज नहीं कर सकते। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय चक्रतुर निपात में उल्लेख है कि स्त्री वर्ग संतापी, ईर्ष्यालु और बुद्धिहीन है। मार्क्सवादी चिंतक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसके उद्धरण दिए और भिक्षुओं में इस बात की संभावना नहीं है कि स्त्री सम्यक संबुद्ध हो और ऐसी संभावना है कि पुरुष अरहत सम्यक संबुद्ध हो। ऐसे विचार आधुनिक काल की संगत नहीं है। मूलभूत प्रश्न है कि क्या कुछ वाक्यों के आधार पर हम विख्यात बौद्ध धर्म के बौद्ध दर्शन को खारिज कर दें? अंश के आधार पर पूर्ण का विवेचन नहीं हो सकता है। विवेचन में देश काल के प्रभाव का ध्यान रखना जरूरी है। महान संत कबीरदास के विचार काफी लोकप्रिय हैं, उनके शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन। लेकिन नारी के विषय में कबीर का कथन, नारी नसवे तीनी सुख जा नर पास होई, भक्ति मुक्त निजी ज्ञान में पैसी ना सके कोई, अर्थात नारी किसी पुरुष की निकटता में 3 गुणों का नाश करती है, भक्ति मुक्ति ज्ञान की क्षति करती है। नारी कुंडा नरक का बिरला थामे बाग, कोई साधु जन उबरे सब जग मुअन लगा। में भी कबीर ने रचा है कि जिसके अनुसार नारी नरक का कुआं है और बेले ही से बच पाते हैं, शेष इसमें गिरकर मर जाते हैं। इसे उद्धरण आधुनिक संदर्भ में किसी को भी अनुचित लग सकते हैं, किंतु कबीर का मूल्यांकन ऐसे उद्धरणों के आधार पर नहीं किया जा सकता है और इसी के आधार पर उनकी निंदा भी नहीं की जा सकती है। कबीर के तमाम दोहे और भजन प्रगतिशील विचारों से समृद्ध हैं। यूनानी दार्शनिक प्लेटो का रचना रिपब्लिक भी स्त्री अपमान जैसी बातें करता है। प्लेटो ने लिखा है कि जो काम पुरुष के हैं वे सब नैसंगिक रूप से स्त्रियों को दिए जा सकते हैं, लेकिन उनमें स्त्री पुरुष से कमजोर होती है। यह स्त्री की क्षमता पर व्यसन है। इतना ही नहीं, प्लेटो लिखते हैं कि जिन्हें हम अच्छा आदमी बनने को प्रेरित करते हैं, उन्हें हम स्त्रियों का अनुसरण ना करने देंगे। ऐसे कथन आधुनिक समाज के मूल्यों के विपरीत हो सकते हैं, मगर कुछ कथनों के आधार पर क्या हम उन ग्रंथों को फूकने का आह्वान करते हैं? तमाम विशेष संदर्भ में है, कुछ आधुनिक समाज की काल संगति में नहीं। हम उन्हें पसंद करें ना करें, पर ऐसी रचनाओं को कथित आपत्तिजनक अंशों को के बहाने खारे नहीं किया जा सकता है और अंश के आधार पर समग्र विश्लेषण को ही नहीं सकता है। और हाथी के रूपक का एक दृष्टांत प्रचलित है कि 6 दृष्टिबाधित लोग हाथी देखने गए। पहले हाथी के पेट को सहलाया और कहा कि हाथी एक दीवार जैसा है। दूसरे ने गजदंत छुए और कहा कि हाथी भाले के समान है। तीसरे के हाथ में सूंड आई तो उसने कहा कि हाथी सांप है और चौथे के हाथ में घुटने आए तो उसने कहा कि हाथी पेड़ है। 5वें के हाथ में कान आए तो उसने कहा हाथी पंखा है और 6ठे के हाथ में पूंछ आई तो उसने कहा कि हाथी रस्सा है। वे सभी अपने अल्प अनुभव के आधार पर अंशतः सही थे, किंतु संपूर्णता में सभी गलत थे। यही स्थिति रामचरितमानस के निंदकों की है और वे समग्रता में नहीं देखते हैं, खंडित विचार से राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। इससे सामाजिक विभाजन का खतरा है। लेखक उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा लिखा जा रहा था। ए हरनारायण दीक्षित हैं, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं, देखिए अब महिलाओं से कोई भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए, कोई जाति पाति की बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ग्रंथ इस तरह की बातें करता है तो उसको नहीं मत मानिए आप, क्योंकि आप देखिए कहाँ पहुंच चुकी है दुनिया, हम कहाँ अभी उलझे हुए हैं। और ये हकीकत बात है, जितने सामाजिक जो आप देखते हैं सामाजिक धार्मिक मुद्दे नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा राजनीतिक रोटियां सेंकी जाती हैं इन पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और बहुत कुछ महिलाओं के बारे में आप देखिए पहले कहा गया, निचली जातियों के बारे में कहा गया, तो ठीक है वो समय खत्म हो गया। अब बराबरी की बात होना चाहिए हर जगह। हिंदी बिना संभव नहीं देश का उत्थान, और जब तक हम हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकते। कैसे त्यागी साहब करें। और ये आप सभी जानते हैं कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात होती है, लेकिन आप देखते हैं कि बहुत सारी योजनाएं आती हैं, बहुत सारे काम होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, तो इस पर भी मांग उठती रहती है। चलिए पढ़िएगा, अनंत शक्ति, ये अभी पढ़ लिया करिएगा, बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है। एक और एक्सप्रेसवे का जो प्रधानमंत्री साहब ने उद्घाटन किया है उसकी बात हो रही है। 4 धाम यात्रा
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा लगभग 2 माह बाद 22 अप्रैल से शुरू होनी प्रस्तावित है। आज तुम याद बेहिसाब आए विश्व रेडियो दिवस। स्मार्टफोन के ज़माने में भी रेडियो की प्रासंगिकता कायम है, भले ही आज हमें उसे फ़ोन के जरिए ही सुनते हैं। और आप देखिए, विश्व रेडियो दिवस की शुरुआत 2011 में हुई थी। साल 2010 में स्पेन रेडियो अकादमी ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने के लिए पहली बार प्रस्ताव भेजा था। और साल 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने की शुरुआत की थी। बाद में आप देखें 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे अपना लिया और पहली बार यूनेस्को ने विश्व रेडियो दिवस मनाया और इसके आयोजन में विश्व प्रमुख प्रसारण कंपनियां को बुलाया गया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और भारत में अगर आप देखें तो 1936 में एम्पेरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी और आज़ादी के बाद आप देखें ऑल इंडिया रेडियो के नाम से विख्यात हुई और 1997 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल कर आकाशवाणी कर दिया गया था। और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने अपने ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी 27 भाषाओं में आप देखेंगे शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, खेलकूद, युवा, बाल विकास और कृषि, पर्यावरण संबंधी प्रस्तुतियाँ करता है। और 2 अक्टूबर 1957 को स्थापित विधि आयोग भारती ने 1967 से व्यावसायिक रेडियो प्रसारण शुरू किया था। चलिए ये भी याद रखिएगा। और इस वर्ष रेडियो दिवस 2023 का विषय है रेडियो और शांति रखा गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात और, आप लोग कहते हैं ना कि आप लोगों से भी कहते हैं, आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे कि रेडियो सुनते रहा करिएगा, ठीक है। उससे बहुत सारी, रात में आता है ना रात के टाइम, तो उससे बहुत सारी जनरल नॉलेज, करंट की आपको घटनाएं मिल जाती हैं। कैसे कितनी सफल होगी ई कोर्ट जैसी पहले। भारत की न्याय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति तक कम से कम खर्च में और सही समय पर न्याय उपलब्ध हो सके और इसके बावजूद हर व्यक्ति के लिए अपनी बात को न्यायपालिका तक पहुंचाना संभव नहीं होता है। इसका एक बड़ा कारण आय का निम्न स्तर और कानून के प्रति जागरूकता का अभाव समेत न्यायालयों की लोगों से दूरी है। इस संदर्भ में ई कोर्ट की संकलना निश्चित रूप से देश में एक मील का पत्थर साबित होने में सक्षम हो सकती है। एक अच्छी बात है, आप देखेंगे। और आप लोगों की ई कोर्ट के बारे में एक बात और याद रखना चाहिए कि न्याय व्यवस्था हमारे देश की बहुत महंगी है और अगर एक बार कोई फंस गया है इसमें तो घर परिवार बिक जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो आजकल आप देख रहे हैं कि स्थानीय अदालतों की भी बात हो रही है कि वहीं अधिकतर मामले खत्म करिए। तो आप देखेंगे कि पहला चरण 2007 में शुरू हुआ था जिसमें जिला न्यायालय के कंप्यूटरीकरण के लिए बड़ी संख्या में कोर्ट परिसर, कंप्यूटर सर्वर रूम और न्यायिक सेवा केंद्र शुरू किए गए थे। चलिए, तो ये दूसरा चरण अगस्त 2015 में शुरू हुआ था और दूसरे चरण में प्रति कोर्ट रूम सिस्टम के साथ अतिरिक्त हार्डवेयर का प्रावधान किया गया था। तीसरा चरण हम देखिए, परियोजना के तीसरे चरण में डिजिटल न्यायालयों की कल्पना की गई है। चलिए आप लोग देखिएगा और आप देखेंगे कि अगर इस तरह का हो जाता है ई न्यायालय, तो आप देखते हैं लोग घर से ही बैठकर अपनी गवाही दे पाएंगे, सब कुछ सुन पाएंगे, अपनी बातें कह पाएंगे। और डिजिटल का दौर है, खरी साल नया बजट पुराना, ये भी आप लोग पढ़िएगा। और अभी एक मुख्यमंत्री साहब हैं जिन्होंने पिछले साल का बजट पढ़ दिया, उन्हीं पर तंज कसा जा रहा है। डंके की चोट पर 2024 की मजबूत बुनियाद। ये आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव होना है ना 2024 में, तो उसी को भारी पड़ रही और राज्यपाल के विशेषाधिकार को चुनौती। ये आप देखिए छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है टकराहट, भूपेश बघेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और आप देखते हैं कि अनुसुईया उइके राज्यपाल के बीच अब ये हट चुकी है आस, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि भली नाम बदला है लेकिन राज्यपाल वही है और उसी तरह का दुरुपयोग और एक तरह से आप देखें लड़ाई चलती रहेगी। कम ब्याज के दौर में भी बैंक जमा से बेहतर रिटर्न देते हैं ऑल सीजन बॉन्ड फंड और सरकारी बैंकों का शुद्ध लाभ आप देखें 65% बढ़ा, अच्छी बात है। क्या है ये डायनामिक बॉन्ड फंड? तो डायनामिक बॉन्ड फंड एक प्रकार के डेट म्यूचुअल फंड होते हैं जो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दोनों में निवेश करते हैं। इससे विभिन्न अवधि की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉरपोरेट बॉन्ड शामिल हैं। डायनेमिक बॉन्ड फंड में अवधि और परिपक्वता को लेकर कोई बाध्यता नहीं है। फंड मैनेजर ब्याज दर परिदृश्य के आधार पर विभिन्न अवधि के लिए निवेश करते हैं। छोटी और मध्यम अवधि के डेट फंड के मुकाबले डायनामिक डेट फंड में ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, लेकिन इसमें विभिन्न ब्याज दरें परिदृश्य के चलते ज़्यादा रिटर्न की संभावना भी होती है। ताजपुर बंदरगाह निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, अदानी समूह कह रहा है। 7 सब्सिडरी का डाटा स्टील में विलय अगले वर्ष। और तुर्की में भूकंप से भारतीय निर्यात प्रभावित हुआ है। दूरसंचार PLI के तहत प्रोत्साहन राशि का वितरण।
शेयर बाजार में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंची घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी 24.44% रही हिस्सेदारी, लगातार पांचवी तिमाही में दर्ज की गई वृद्धि। अब तक 17,400 टेक कंपनियों की छटनी हुई है और बिना लाइसेंस ऑनलाइन दवा बेचने पर 20 कंपनियों को नोटिस। ये आप देखिए अमेजन और फ्लिपकार्ट हेल्थ जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। ये निवेश महाकुंभ में उत्तर प्रदेश को मिले 33.30 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव। देखिए अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रही ना उत्तर प्रदेश में, निवेश आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया ठोस प्रयास। देवघर में गोलीबारी में बलिदान हुए 2 जवान, धारना प्रभारी समेत 3 घायल भी हुए। ये आप देखिए मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार संदिग्ध के आतंकी कनेक्शन की चल रही जांच। बिहार में पूर्वी चंपारण में सक्रिय पीएफआई कैडरों के तार तमिलनाडु से जुड़े मिले सुराग। ये आप लोगों को और बता दूं, पीएफआई पर संगठन पर बैन लग चुका है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना आप देखें कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2000 कब में 2006 में 22 नवंबर को। और आप देखते हैं कि एक इस्लाम से जुड़ा हुआ संगठन था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। बंगाल की कोर्ट के माल खाने में गांजे की सील बंद पैकेट में मिला हैंड ग्रेनेड। देखिए ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो जल्द लौट सकते हैं स्वदेश। तुर्की में घटिया सामग्री लगाने वाले बिल्डर होंगे गिरफ्तार। ये आप देखिए भारी हानि हुई है। और आपको मालूम होगा कि भूकंप का मतलब होता है भूमि का कांपना, ठीक है। ब्रिटिश महारानी की ओर से सम्मानित भारतीय निर्वासन का सामना कर रहे हैं। एक भारतीय को ब्रिटेन में आव्रजन अपील हारने के बाद निर्वासन का सामना करना पड़ रहा है। उसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कोरोना महामारी के दौरान मुफ्त भोजन के साथ 50 परिवारों की मदद के लिए सम्मानित किया था। चलिए विमल फंडा देख लीजिए। इंग्लैंड और वेल्स की कोर्ट में सिख वकीलों के प्रवेश पर प्रतिबंध। आरोप है कि कृपाण लेकर कोर्ट में जाना गैर कानूनी है, इसलिए इससे खतरा होगा। सिख वकील ने कृपाण से संबंधित कोर्ट व ट्रिब्यूनल की सुरक्षा नीति के एक मामले में चुनौती दी है। एक बात और आपको बता दूं, इंग्लैंड को काफी हद तक आप देखिए धर्मनिरपेक्ष भी माना जाता है। यानी कि आप देखिए यहाँ किसी भी धर्म को कोई छूट नहीं दी जाती है। हमारा पंथ निरपेक्ष है। आप देखते हैं हमारे यहाँ कई धर्मों को छूट दी जाती है कि आप ये कर सकते हैं। आप देखिए सिख धर्म में कृपाण धारण कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, आपके धर्म का एक हिस्सा है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पाकिस्तान में सेना के काफिले पर फिर हमला, 3 सुरक्षाकर्मी मौत हुए हैं। और पाकिस्तान आप सभी जानते हैं कि आतंकियों की फैक्ट्री भी कहा जाता है। शहाबुद्दीन चुप्पू का बांग्लादेश का राष्ट्रपति बनना तय है। ये बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है। और पश्चिम बंगाल हो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है। 1971 में युद्ध हुआ था ना, तो उसी समय आज़ाद हुआ था। ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अपने ही देश के खिलाफ यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे कुछ रूसी। ये आप लोगों को मालूम होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है और ये हमारा प्यारा भारत है। कब युद्ध खत्म होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए हर प्रयास का स्वागत है, अमेरिका कह रहा है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री शौकत तरीन को हो सकते हैं गिरफ्तार। न्यूजीलैंड ने चक्रवाती तूफान के कारण दर्जनों उड़ानें रद्द रोकी है। चलिए, और स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च हुआ है। फ्लोरिडा कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स ने स्टेशन से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च हुआ है। रॉकेट 55 स्टारलिंक इंटरनेट ऑफ ग्रह अंतरिक्ष में विक्षेपित करेगा। एक खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। दिल्ली में 3 स्पिनर उतार सकता है ऑस्ट्रेलिया। बाएं हाथ के स्पिनर मैट कोहेन को टीम में शामिल किया गया। चलिए, जमीमा की पारी से पाकिस्तान पस्त हुआ है। ये आप देखेंगे कि हमारी महिलाएं भी क्रिकेट खेलती हैं ना, तो आप देखते हैं कहीं कोई वो नहीं है, अब सब बराबर हैं। T20 जो आप लोग देख रहे हैं, महिला टीम का T20 हो रहा है। स्मृति हरमीत और सैफाली पर लग सकती है बड़ी बोली। ये आप देखिए कि ये महिला प्रीमियर लीग IPL अभी पुरुषों का होता था, महिलाओं के लिए भी होने की बात हो रही है। धर्मशाला में नहीं होगा टेस्ट। ये मैदान की आउटफील्ड तैयार नहीं होने पर आप देख शिफ्ट होंगे मैच। विशाखापट्टनम में या बेंगलोर को मिल सकता है तीसरे टेस्ट की मेजबानी। फाइनल में पाक से हारा भारत। भारतीय टीम रविवार को यहाँ 21वीं एशियाई जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में 2023 के पुरुष वर्ग के फाइनल में पाकिस्तान से 0-2 से हार गया है। अदिति तीसरे स्थान पर। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक तीसरे और अंतिम दौर
एक अंडर 72 की स्कोर से यहाँ मरियम कप में तीसरे स्थान पर रही हैं। पीवी सिंधु वापसी को तैयार हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी है ना। रियल मैड्रिड ने 8वीं क्लब विश्व कप जीता। ये आप देखिए कब कब रियल के सर सजा ताज। ये 2022 में अल हिलाल मोरक्को बना में आप देखेंगे। 2017 में अल आइन यूएई, 2017 में ग्रेमी यूएई, 2016 में कोसिवा एंटलर्स जापान, 2014 में सैन लॉरेंजो मोरक्को, 2002 में ओलंपिया जापान, 1998 में वास्को डी गामा जापान, 1960 में पेनारोल उरुग्वे। बंगाल और सौराष्ट्र के बीच होगा फाइनल, या चैंपियन आप देख लीजिए। और पेटोरिया कैपिटल्स को हराकर सनराइजर्स बना, ये आप देखेंगे ST20 लीग में चैंपियन। वकील के विरुद्ध जिरह पर नहीं हो सकती मानहानि की कार्रवाई, कहा अधिवक्ताओं को दिए विशेषाधिकार पर कोई भी प्रतिबंध न्याय प्रशासन की प्रक्रिया को करेगा बाधित। उचित मामलों में बंद कमरे में कार्रवाई की जा सकती है अनुमति, हाईकोर्ट कह रहा है। उत्तराखंड में नशे और नग्न हालत में कार चलाने वाले सिपाही सस्पेंड हुए हैं। पंजाब में जल को प्रदूषित करने वाली 85 औद्योगिक इकाइयां बंद करने के आदेश दिए गए हैं। प्रेम महाप्रसंग, कृष्ण भगवान को आप देखते हैं कि उदाहरण देते रहते हैं आप लोग। रागों के स्वरूप का झरोका है अलाप। चलिए ये भी अध्यात्म रहता है, जुड़ा पढ़ते रहा करेगा। घरेलू काम में बिना वेतन के पुरुषों से 2.5 गुना ज़्यादा समय देती हैं महिलाएं। ये आप लोगों को बता दूं ना, जो पुरुष कहते रहते हैं कि आप देखते हैं कि इतना काम के बाहर से करके आए हुए, हमने ये किया वो किया। लेकिन आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए, आपने देखा होगा, अपने घर में ही देखा होगा, माँ बहन को, या आप देखिए और दादी सबको आपने देखा होगा, वो लोग सुबह 4 बजे उठ जाती हैं और आप देखते हैं कि सुबह 4 बजे से काम करना शुरू करती हैं और सबको खाना खिलाने के बाद दोपहर में खाना मिलता है उन्हें। और आपने देखा होगा कि रात में सब कुछ काम खत्म करते करते उनके 10 से 11 बज जाते हैं और फिर जाकर उन्हें खाना मिलता है। और आप लोग देखते हैं कि कहते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कितना पुरुषों से 2.5 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं। और 7.2 घंटे रोजाना महिलाएं ऐसे घरेलू काम करती हैं जिनको वेतन नहीं मिलता है, और 2.8 घंटे रोजाना बिना वेतन वाला घरेलू काम करते हैं पुरुष। आप देखिए कोई वो नौकरानी रख के देखिए, फिर मालूम चलेगा कि महिलाएं कितना आपके घर के काम करती हैं। यूट्यूब वीडियो लाइक करने के पैसे देने का लालच देकर ठगी। देखिए मुख्तार की बहू निखत ने उगले अब्बास के गुर्गों के नाम, पुलिस कर रही है तलाश। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तो माफियाओं के बहुत बड़े दिन हो गए। रॉक म्यूजिक पर गूंजेगा हनुमान चालीसा का पाठ, संभरेगा पर्यावरण। एक कामिक कान में छाए स्पाइडरमैन। मुंबई में रविवार को कामिक कॉन 2023 के दौरान एक्शन स्पाइडर वुमेन भारत में सबसे बड़ा पॉप संस्कृति उत्सव लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जो सनातन को देखना नहीं चाहते हैं वे भी गंगा को निर्मल बनाने में जुटे हैं, ये नित्यानंद राय कह रहे हैं। ये भी पढ़ लिया करिएगा, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानकारी मिलती है। तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अमेरिका में प्रदर्शित हुआ है 1946 में। आज ही पहले पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर प्रदर्शित किया गया था। इसका आविष्कार जॉन W मोचली और J फ्रेंसफर एकर्ट ने किया था। यह एक कमरे जितना बड़ा था। विज्ञानियों ने आकाशगंगा में तलाशा हीरे में बदल चुका बौना तारा। 2004 में आज ही विज्ञानियों ने आकाशगंगा में ऐसे बौने तारे के ड्वार्फ प्लेनेट के होने की पुष्टि की थी। प्राकृतिक रूप से हीरे में बदल चुका था। यह पृथ्वी से 50 प्रकाश वर्ष दूर, और इसका वैज्ञानिक नाम BPM 37,093 है। इसकी खूबसूरती के कारण इसे लूसी नाम दिया गया। राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी सरोजिनी नायडू। कवित्री और स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी चट्टोपाध्याय का जन्म 1879 में आज ही हैदराबाद में हुआ था। 12 साल की उम्र में लेखनी में रुचि लेने लगी। 1905 में पहली कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड विकसित हुआ। 1914 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर की सदस्य बनी। स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जेल भी गई। 1947 में संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश की, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है ना, उसकी राज्यपाल बनी। इस पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। सिर में चोट से असमय मृत्यु की आशंका दोगुनी है। समय रहते इलाज न कराने से दिव्यांगता, मिर्गी, डेमेंशिया, स्ट्रोक का बन सकता है जोखिम।
तो ध्यान दिया करिएगा किसी को होता है तो। सामा कार्निवल ये अवधि ब्राजील के रियो डी जेनेरो में विश्व के सबसे बड़े और प्रमुख सावा कार्निवल की रंगारंग शुरुआत हुई है। परंपरा के अनुसार सावा ड्रोम में प्रथम दिनों एफ्रो ब्राजीलियन धर्म के अनुयायियों ने सफाई समारोह में भाग लिया। इस कार्निवल में चकाचौंध कर देने वाली लाइट संगीत की धुनों पर कलाकार सावा ड्रोम में प्रदर्शन करते हैं। खतरनाक सुपर बग से लड़ने में सक्षम है एंटीबायोटिक विकसित हुई है। ऑस्ट्रेलिया में गर्भावस्था की जटिलता से जुड़ा हृदय रोग का खतरा, समय पूर्व ऐसा और हाई बीपी जैसी समस्याओं से आगे बढ़ती है परेशानी, हृदय गति तेज होना, सीने में दर्द और सांस लेने में हो सकती है कठिनाइयाँ। मिट्टी में बदल गए लॉकर में रखे 2 लाख के नोट। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप देखिए, कंगना को रास नहीं आया आमिर का बर्ताव, कहा बेचारा। डॉक्यूमेंट्री बनाना मेरा पसंदीदा काम है। चलिए आप देखिए, अनुराग बसु निर्देशित करेंगे पूर्व भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक की बायोपिक। पंगलेट के बाद उमेश बिष्ट की दूसरी फिल्म प्रोड्यूसर करेंगी कुनीत मोंगा। और मुलायम सिनेमा पर टिकी रिचा अली की निगाहें। ये आप लोगों को अगर लव स्टोरी आधारित फिल्म करना चाहती हूँ, रकुल कह रही है। एक बात और बता दूँ आप लोगों को, ये पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दिया करिएगा। लेकिन आप लोगों को हर जो भी हम आप जोड़ रहे हैं, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जो भी राय हो आपके पास, कैसा लगा आप लोगों को, एस नो में आप लोग दे सकते हैं। आप लोग क्लास को 10 में से नंबर दे सकते हैं, कितने नंबर दे रहे हैं, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। मुझे रात में बहुत बुरा लगा कि मतलब आप देखिए कि मैं आया 9 बजे और बहुत कम लोग थे वहाँ, तो मुझे लगा कि कुछ कमी है क्या, रह रही क्या। तो अपनी राय जरूर दीजिए, कहीं अगर कोई कमी रहती है तो उसे सुधार करेंगे और हम आप मिलकर ही ये सब आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और क्योंकि हर किसी में कमियां होती हैं, अगर हमारे अंदर भी कुछ कमी है, कुछ अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो अपना सुझाव आप लोग भेज सकते हो, भेजना भी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। बाकी आपकी इच्छा है, आप लोग जो चाहते हैं, ठीक है। हम लोग मिलते रहेंगे, आप लोग मेहनत करते रहिए। मेरी तो फिलहाल आप लोगों के साथ शुभकामनाएं हमेशा रहती हैं, उनमें तो कोई कमी नहीं है।